वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है, इसमें पढ़ना है अल्कोहल। 23 चैप्टर कर रहे हैं, कैडजन से और लिपनकोर से भी मैं आपको साथ साथ करा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसमें इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, इसके जो है ना मीन्स बाकियों के लिहाज से, ठीक है। लेकिन इसके जो है ना ट्रीटमेंट अल्कोहल का पूछ लेते हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए कि अल्कोहल क्या होती है। 3 तरह की हमारे पास अल्कोहल होती है। एक जो सिंपल एथेनॉल होती है, ठीक है, एथेनॉल हो सकती है। इसके अलावा दूसरी होती है मैथेनॉल हो सकती है, ठीक है। एथेनॉल हो सकती है, मैथेनॉल हो सकती है। फिर हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल हो सकती है। क्या हो सकती है? इथाइलिन ग्लाइकोल हो सकती है। ये हमारे पास हो सकती है अल्कोहल की फॉर्म। अब आपने याद क्या रखना है इसमें? आपने याद रखना है जो है ना, एक एक को हमने पढ़ना है। अब एथेनॉल जो है ना, इसका अगर मेटाबॉलिज्म की बात करें कि इनका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, तो कोई भी है ना अल्कोहल, तो अल्कोहल जो एथेनॉल है या मैथेनॉल है, अल्कोहल सबसे पहले कन्वर्ट होती है एल्डिहाइड में। किस में कन्वर्ट हो जाती है? एल्डिहाइड में। और जो एल्डिहाइड है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास किस में? एसिड एसीटेट में, या कोई भी एक प्रोडक्ट में। जैसे अगर यहाँ पे एथेनॉल है, फॉर एग्जांपल एथेनॉल है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एसीटो एसीटेट में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिटो एसीटेट में, ठीक है। ये सिंपल एसीटेट में, सॉरी, ये एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, अगर एथेनॉल हो तो। अच्छा, ये एसीटेट में जब कन्वर्ट होते हैं तो 2 एंजाइम यहाँ पे नीडेड होती है। पहला एंजाइम है वो डिहाइड्रोजनेशन करता है अल्कोहल की, उसका नाम है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। फिर एल्डिहाइड की डिहाइड्रोजिनेशन करता है, हाइड्रोजन निकालते हैं, इसको कहती है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। अब कुछ चीज़ होती हैं जो इस एंजाइम को इनहिबिट करती हैं, ये आपने याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फोमेपिजोल। क्या है? फोमेपिजोल। फोमेपिजोल क्या करती है? फोमेपिजोल अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट करती है। जबकि हमारे पास एक और चीज़ होती है जिसका नाम है डाइसल्फिरैम। क्या है? डाइसल्फिरैम है। अब डाइसल्फिरैम क्या करती है? इस एंजाइम को इनहिबिट करती है, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज को। अब आपने याद रखना है कि अगर मैं किसी को डाइसल्फिरैम देता हूँ तो एल्डिहाइड जो है इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकेगा, तो एल्डिहाइड का लेवल तो बढ़ जाएगा। अब जब एल्डिहाइड का लेवल बढ़ जाता है ड्यू टू डाइसल्फिरैम, तो आपने याद रखना है कि ये नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, फ्लशिंग एंड हाइपोटेंशन काज कर सकते हैं। ये वायु में पूछ लेते हैं कि अगर एल्डिहाइड का लेवल बढ़ जाता है, एल्डिहाइड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उससे क्या हो सकती है? स्वेटिंग हो सकती है, फ्लशिंग हो सकती है, इसके अलावा हाइपोटेंशन हो सकती है। हाइपोटेंशन है, ठीक है, हाइपोटेंशन हो सकती है, नाज़िया, वॉमिटिंग हो सकता है। ये आपने याद रखने 5 सिम्टम इसके। अच्छा, ये यहाँ तक मैंने आपको बता दी इसका मेटाबॉलिज्म। यह मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम ड्रग यूज़ करते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसका मेटाबॉलिज्म, ताकि क्या उसके कार्डिक इफेक्ट ना। अब ये तो चलो मैंने आपको मेटाबॉलिज्म बता दिया। फिर क्वेश्चन जो बातें हैं ना, कुछ आपको एमसीक्यूज़ में पूछ लेते हैं कि जो हमारे पास होते हैं, अगर ब्लड लेवल है किसी के एथेनॉल की, या सिंपल बात करते हैं, हाँ एथेनॉल की बात करते हैं, इसके अगर ब्लड लेवल है हमारे पास 60 टू 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, तो ये हमारे पास क्या करते हैं? ये हमारे पास कर देते हैं तो जो होते हैं नॉन टॉलरेंट पर्सन, अगर कोई ले जिसको 60 टू 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ले लेता है, तो उससे उसमें क्या हो जाती है? उसमें ड्राइविंग एबिलिटी जो होती है वो इम्पेयर हो जाती है। क्या हो जाती है? इम्पेयर ड्राइविंग एबिलिटी हो जाती है। लेकिन अगर वो इससे ज़्यादा डोज ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल वो लेते हैं 120 से 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर लेते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ड्रंकननेस। तो ड्रंकननेस पूछ लेते हैं, उसकी वैल्यू क्या है? ड्रंकननेस स्टेट में 120 टू 160 मिलीग्राम। ये है वो बंदा जो कभी नहीं लेता, जो नॉन टॉलरेंट है, ठीक है, टॉलरेंट की बात नहीं कर रहे। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। फिर हमारे पास आ जाता है जनाब, वेट अ मिनट, हाँ, फिर हमारे पास आ जाते हैं वो बंदे जो 300 से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मोर देन 300 से ज़्यादा यूज़ करते हैं, मोर देन 300। तो हम क्या कहते हैं? वो कॉन्शियस, वो कोमा में जा सकते हैं। क्या हो सकती है? कॉन्शियसनेस उनके पेयर हो सकती है और कोमा में जा सकते हैं, ठीक है। और 500 से मोर देन 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये जो होती हैं ये लीथल होती है। ये आपने वैल्यू याद रखनी है। फिर जनाब इसके कुछ इफ़ेक्ट पूछ लेते हैं कि इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं। इसके जो इफ़ेक्ट बात करते हैं तो इसके हमारे पास क्रोनिक इफ़ेक्ट होते हैं, एक्यूट इफ़ेक्ट होती हैं, ठीक है। एक्यूट तो मैंने बता दी, ये जो अब सारे मैंने बताने, ये CNS पे से इफ़ेक्ट है, एक्यूट इफ़ेक्ट, ठीक है। अगर एक्यूट इफ़ेक्ट CNS पे ये सारे हैं, बाकी क्या हो सकते हैं कि क्रोनिक इफ़ेक्ट की बात करते हैं। क्रोनिक इफ़ेक्ट
तो क्रोनिक इफेक्ट क्या हो सकते हैं अल्कोहल के, आपने याद रखें क्रोनिक इफेक्ट में एक तो ये है तो ये टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस जो है ना, डिपेंडेंस उस पर्सन में हो सकती है, टॉलरेंस और डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा ये काज कर सकते हैं अल्कोहल, और बंदा अल्कोहल अब्यूज़ बन जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास क्या करते हैं, ये लिवर पे एक्ट करते हैं, किस पे एक्ट करते हैं, लिवर पे एक्ट करके क्या करते हैं, लिवर जो एंजाइम है उस उनको इंटरफेयर करते हैं जो कि डिफरेंट ड्रग के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, और ये क्या करते हैं मेन जो है ना, क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म लिवर में हो रहा है, तो लिवर में क्या कर सकते हैं, लिवर में टॉक्सिटी कर सकते हैं, हेपेटोटॉक्सिटी कर सकते हैं, क्या हेपेटो टॉक्सिटी कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो है जीआईटी पे एक्ट करती हैं, जीआईटी पे एक्ट करके ये क्या कर सकते हैं, वहाँ पे इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन वगैरह काज कर देंगे, इरिटेशन हो गई, अल्सर हो गया, तो मीन्स वहाँ पे जो है ना ब्रेक डाउन कराएगी उसकी मैकोजल लाइनिंग की, ठीक है। फिर इसके जो है न्यूरोलॉजिकल कुछ होते हैं इफेक्ट, न्यूरोलॉजिकल में क्या है, न्यूरोलॉजिकल में वो आपने पढ़ा होगा वर्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम, वर्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम वीकीएस, वर्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम हो सकता है इसमें, ठीक है, जिसमें क्या हो जाता है, जिसमें टैक्सी होता है, कन्फ्यूजन बंदे को जो है कन्फ्यूज रहता है, और पैरालिसिस आ जाती है आई की जो एक्स्ट्राकुलर मसल हैं, ठीक है, ये आपने याद रखें। और इसमें क्या हो जाती है, विटामिन B1 की डिफिशेंसी हो जाती है, विटामिन जो B1 है ना उसकी डिफिशेंसी हो जाती है। फिर इसके कुछ इफ़ेक्ट जो होते हैं, इसके इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो कुछ इसके इफ़ेक्ट हमारे पास आ जाते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या कर सकता है, ये हाइपरटेंशन और एनीमिया काज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हाइपरटेंशन काज कर सकते हैं, हाइपरटेंशन, और इसके अलावा एनीमिया काज कर सकते हैं। इसके अलावा आपने याद रखना है कि ये जो होते हैं अल्कोहल जो बंदे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं वो फीटल हो सकती है, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम कर सकते हैं, अगर वो प्रेगनेंसी के दरमियान कोई बंदा ले रहा है तो फीटस पे भी क्या कर सकती है, कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ कर सकती है, क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मेलिटी, माइक्रोसेफेली वगैरह हो सकती है, क्या हो सकती है, माइक्रोसेफेली हो सकती है। तो ये तो आपने, इसके अलावा नियोप्लेजिया हो सकता है, और इम्यून सिस्टम को पेयर कर सकती है, इम्यून सिस्टम पेयर में, ये तो उसके इफेक्ट हो गया। अब इसको ट्रीट कैसे करते हैं इन सारे इफेक्ट से बचने के लिए, तो ट्रीटमेंट जो है ना मेन आपने वो याद रखना है 3 पॉइंट में ना, कि इसका जो ट्रीटमेंट होता है ना अल्कोहल का ट्रीटमेंट, वो हम 3 चीज़ें करते हैं। अगर तो कोई जो है ना एक्सेसिव डिप्रेशन में है, ठीक है, पहला ट्रीटमेंट ये है कि हमारे पास कोई अक्यूट केस आ गया अचानक, एमरजेंसी है, उसमें क्या करें, उसमें एक तो इसको डेक्सट्रोज सोल्यूशन देंगे, आईवी डेक्सट्रोज देंगे, ठीक है, और इसके अलावा जो है उसको थायमीन देंगे, विटामिन B1 देंगे, विटामिन B1 जिसे थायमीन कहते हैं वो लगाते हैं, क्योंकि थायमीन की डिफिशिएंसी होती है, ठीक है। ये इमरजेंसी है, या जब इमरजेंसी में पेशेंट आता है, CNS डिप्रेशन होती है उस वक्त ये देते हैं इमरजेंसी, या CNS डिप्रेशन में ये दे देते हैं, CNS डिप्रेशन के वक्त, ठीक है। फिर हमारे पास अगर कोई बंदा उसको अल्कोहल को छोड़ देता है, उससे साइंस एंड सिम्टम आती है, उससे कहते हैं कोई चीज़ बंदा ड्रग यूज़ कर रहा हो ना तो उससे छोड़ देता है जब, तो उससे जो सिम्टम्स आती हैं, साइंस आते हैं, तो उससे कहते हैं विदड्रावल रिस्पॉन्स, मतलब ड्रग को विदड्रॉ किया और उससे जो रिस्पॉन्स आया तो वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि बंदे वहाँ पे उस पर एडिक्ट हो जाते हैं, तो ड्रग छोड़ते हैं तो कुछ विदड्रावल सिम्टम्स आती हैं। तो अल्कोहल जो है ना, अल्कोहल विदड्रावल सिंड्रोम जो होता है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके ट्रीटमेंट में हमें क्या दे सकते हैं, अल्कोहल विदड्रावल अगर किसी को सिंड्रोम हो गया है, ठीक है, तो उसमें हम 2 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। एक तो जो है डायज़ेपम यूज़ कर सकते हैं, डायज़ेपम जो कि लॉन्ग एक्टिंग है, या फिर हम शॉर्ट एक्टिंग लोराज़ेपम यूज़ कर सकते हैं, ये हमारे MCQs में आया था जो है ना CNS टेस्ट में, लोराज़ेपम, ठीक है, लोराज़ेपम यूज़ कर सकते हैं। और फिर जो है हमारे पास अगर कोई बंदा है वो अल्कोहल को यूज़ करता है, ठीक है, और उससे डिसऑर्डर होते हैं, उनको उन डिसऑर्डर को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, देखो अल्कोहल से जो है हमारे पास क्या हो सकता है, उस पेशेंट में डिफरेंट तरह के जो है वो हो सकते हैं, क्या कहते हैं, सॉरी, सीजर हो सकते हैं। तो अल्कोहल ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम दे सकते हैं नालट्रैक्सोन, क्या दे सकते हैं, नालट्रैक्सोन, ये क्या होता है, ये एक ओपाइड है, क्या है, ओपियाइड इंटैगोनिस्ट है, क्या है, ओपियाइड इंटैगोनिस्ट है, ये दे सकते हैं। या फिर हम इसमें क्या दे सकते हैं, दूसरी चीज़ कंपोस्टेट दे सकते हैं, कंपोस्टेट दे सकते हैं। अब कंपोस्टेट क्या है, ये हमारे पास NMDA रिसेप्टर होता है, NMDA रिसेप्टर उसका इंटैगोनिस्ट है। NMDA किसका रिसेप्टर होता है, ग्लूटामेट का, ये आपने याद रखना, ठीक है, ग्लूटामेट का होता है, तो उसको इंटागोनाइज करके हम ट्रीट कर सकते हैं। फिर जो होते हैं एक डाइसल्फिराम, मैंने पीछे शुरू में बताया था, डाइसल्फिराम देते हैं, जिसमें क्या होता है, ये एंजाइम इनहिबिट हो जाता है, ठीक है, तो डाइसल्फिराम इसमें हम दे सकते हैं, ये चीज़ होगी। अब अगर किसी बंदे को मैथनॉल की पॉइजनिंग हो गई है, मैथनॉल की, तो उसके ट्रीटमेंट हम क्या कहते हैं, एथेनॉल दे देते हैं, ठीक है, मैथनॉल के हम पॉइजनिंग में क्या कहते हैं, एथेनॉल देते हैं, ये आपने याद रखना है ये पॉइंट।
और दूसरा हम मेथनॉल में क्या दे सकते हैं, एकम प्रोस्टेट है, सॉरी। अच्छा, मेथनॉल की अगर हो गई तो मेथनॉल का ट्रीटमेंट क्या है? मेथनॉल का ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है? ट्रीटमेंट की बात करते हैं, मेथनॉल पॉइजनिंग। तो एक तो हम एथनॉल खुद दे सकते हैं मेथनॉल पॉइजनिंग में, या फिर हम क्या दे सकते हैं, वो जो मैंने पहला एंजाइम बताया था फोमेपिजोल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे सकते हैं, फोमेपिजोल दे सकते हैं, फोमेपिजोल दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तो ये चैप्टर जो है मैंने पॉइंट वाइज आपको बताया, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके ये पॉइंट आ जाते हैं, कौन से ट्रीटमेंट यूज़ होते हैं और ये क्या है चीज़ें, ये सारे आ जाते हैं। तो इंशाल्लाह होप सो आपको ये पॉइंट आप लिख लें तो ये चैप्टर बिल्कुल आसान सा है। थैंक यू।